नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। पाकिस्तान जिसमें एक फील्ड मार्शल है, जिसे फील्ड मार्शल नाम की उपाधि दी गई थी क्योंकि उसने भारत पर ऑपरेशन सिंदूर में विजय प्राप्त करने का झूठ फैलाया था। ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत ने पाकिस्तान पर किया था, लेकिन पाकिस्तान ने सेलिब्रेट उसे इस तरह से किया जैसे कि वो आत्मरक्षा करके अपने देश को बचाने में कामयाब हो गए और उन्होंने उन्हें अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार फील्ड मार्शल के रूप में दे दिया। लेकिन फील्ड मार्शल क्यों कहा जा रहा है, यह बताने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लायक नहीं पाता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल फिलहाल जो आसिम मुनीर हैं, उनकी बैसाखी के सहारे सत्ता को चला रहे हैं। अक्सर ऐसा रहा है कि या तो सेना शासन में रहती है या फिर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। लेकिन शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के सहारे अपनी सत्ता को पूरा करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हालिया घटी हुई घटनाओं में अफगानिस्तान के साथ हुई इनकी रार हो या फिर अमेरिका के हाथों बिकना हो, ये सभी आसिम मुनीर की ही इनको देन थी। खैर, कुछ भी हो, आसिम मुनीर दुनिया भर के सामने पाकिस्तान को जिस तरह से बेचने निकले हुए हैं, तरीके चाहे जो हो, फिलहाल चाहे इजराइल में $10,000 में प्रति सेना भेजने की बात हो कि साहब इजराइल वाले $10,000 दें तो हम गाजा में पाकिस्तानी सैनिक बेच सकते हैं। ये तमाम चीजें जो आसिम मुनीर कर रहे हैं, अल्टीमेटली पाकिस्तान को डॉलर लाकर दे रहे हैं। और डॉलर लाकर देने की जो इनकी अद्भुत कला है, इसको चलते हुए पाकिस्तान सरकार इनसे अभिभूत होकर के इन्हें कुछ और देना चाहती है कि जहां पना तुमने बढ़िया मांगा, तुमने जहां जहां से मांगना था मांग लिया, और अब आकर के तुम इतना पैसा कमा लाए हो कि सेना को भी बेच सकते हो, तो चलो तुम्हें हम कुछ और देते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की संसद में एक नया संशोधन प्रस्तावित है, जिससे कि फील्ड मार्शल जो कि फील्ड आदमी है, उसकी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के संविधान के अंदर एक संशोधन प्रस्तावित है, जिसका जिक्र आज हम करेंगे, क्योंकि इनका रिटायरमेंट देखते हुए और भारत से चल रही इनकी दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए इन्हें कुछ अच्छा सा ऑफर देने का प्लान फिलहाल चल रहा है। खैर, उस प्लान पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्लान से आप भी डिस्कस और रूबरू हो जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आपका सैलरी वीक चल रहा है। जो सैलरीड क्लास है, उन्होंने अपनी सैलरी को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर लिया होगा, खर्च कर लिया होगा, सेविंग्स को अपने हिसाब से व्यवस्थित करने का प्लान कर रहे होंगे। यदि इस बार म्यूचुअल फंड्स का प्लान है और आप जानना चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें, तो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर हमने पूरा डिटेल में एक कोर्स बनाया हुआ है। आप जाकर उसे सुन सकते हैं पूरे साल भर की वैधता के साथ। आपके लिए क्या बेहतर है, कैसे म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए, किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को आप डायरेक्ट तरीके से परचेज कर सकते हैं, तमाम जानकारियां हमने आपको वहां पर साझा की हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। साथियों, पाकिस्तान में जैसा आप सभी जानते हैं कि सरकार से ज्यादा सेना पावरफुल होती है। पाकिस्तान की अगर कुल जीडीपी $400 बिलियन की है, तो $50 बिलियन अकेला सेना का अपना रेवेन्यू है, या समझिए उसका अपना बजट है, अपना धंधा है, उसका अपना बाजार है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना पिछले 78 सालों में 45 साल से अप्रत्यक्ष रूप से राज कर रही है और 33 साल से प्रत्यक्ष राज की है। 4 बार के सेना प्रमुख अयूब खान, याया खान, जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ, ये तो वो लोग हैं जो सेना से निकलकर राष्ट्रपति तक बने। पाकिस्तान की विदेश नीति हो, विशेष रूप से भारत को लेकर के जो रिश्ते होते हैं, वो सब सेना तय करती है। 1972 से इनका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो व्यक्ति है, वो हमेशा सेना का ही बना हुआ आता है। बड़ा सवाल बनता है कि पाकिस्तान की सेना इतना ज्यादा पाकिस्तान में इंटरफेयर कैसे कर लेती है, और भारत के अंदर भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन रहते हुए कैसे संगठित रूप से काम कर पाती है। तो इसके पीछे का बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान की जो सेना है ना, उसका दबदबा वहां की जो गुप्तचर एजेंसी आईएसआई और जो परमाणु हथियार की कमांड करने वाली जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, उसके कंट्रोल से बना हुआ है। मतलब इन लोगों ने गुप्तचर एजेंसी को पकड़ा हुआ है और न्यूक्लियर वेपन को पकड़ा हुआ है। हमारे देश के अंदर गुप्तचर एजेंसीज जो हैं, वो काम करती हैं गृह मंत्रालय के अधीन, और दूसरा जो परमाणु अधिकार, मतलब परमाणु जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है, वो प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं। तो हमारा इसरो हुआ या न्यूक्लियर सिस्टम्स जितने भी हुए, वो प्रधानमंत्री कंट्रोल करता है। इनके यहाँ पर गुप्तचर और परमाणु वो हैं, वो सब सेना के अधीन रहते हैं। तो इसी वजह से सेना की नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास सारी गुप्त सूचनाएं होती हैं। सेना यहाँ पर देश के सबसे ज्यादा जमीन की मालिक है और खुद वो व्यवसाय भी करती है। डीएचए हो, फौजी अकाउंट, फौजी फाउंडेशन हो, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हो, या सेना का रियल एस्टेट हो, इन सभी चीजों में ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2007 में, जिसका नाम था मिलिट्री इंक। उसमें बताया गया था 2007 में कि पाकिस्तान की सेना की वैल्यूएशन 20 अरब डॉलर है, यानी $20 बिलियन है, जो अब लगभग $50 बिलियन के आसपास होगी। यदि आज इसकी जीडीपी $400 बिलियन के आसपास है,
तो $50 बिलियन की केवल इनकी सेना है। 2018 में इसकी वैल्यूएशन $20 बिलियन आके गई थी, क्योंकि ये प्रॉपर व्यवसाय करती है। खरीद-फरोख्त करना, ज़मीन बनाना, पेट्रोल पंप रखना, खेती-बाड़ी करना, ज़मीनों पर मैक्सिमम कंट्रोल इनका है। ये ज़मीन की कालाबाज़ारी भी करते हैं, यानी कि ज़मीन की खरीद-फरोख्त करके पाकिस्तान के रिसोर्सेज़ को सेना अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। जैसे हमारे यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों में राजस्व से रिलेटेड अधिकारियों को काउंट किया जाता है कि हाँ भाई, ये जिला के जो राजस्व अधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, ज़मीन की खरीद-फरोख्त से जिनका मामला होता है हमारे देश में, उन्हें करप्ट माना जाता है। पुलिसिंग और राजस्व को करप्शन में सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान में पुलिसिंग भी सेना ही कर रही होती है और राजस्व से रिलेटेड जो काम है, ज़मीन से रिलेटेड काम है, वो भी सेना ही कर रही होती है। तो इन दोनों चीज़ों में बड़ा इंटरफेरेंस है। जैसे हमारे यहाँ का कलेक्टर और उनके यहाँ का कर्नल एक जैसी पावर साझा कर रहा होता है। दोनों एक तरह से पावरफुल एरिया एन्जॉय कर रहे होते हैं। सामान्यतया हमारे देश के अंदर मेजर को कलेक्टर और एसपी के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है कि हाँ भाई, मेजर लेवल का अधिकारी सेना का और सामान्य प्रशासन में वो एक जैसी पावर एन्जॉय कर रहे होते हैं। जनरली जो सीओ होता है सेना का, वो कलेक्टर की तरह जिलाधीश की पावर रखता है, ऐसा सेना मानती है। पाकिस्तान में ये रियल में होता है, ठीक है साहब? एनीवे, फिलहाल के लिए जरदारी शरीफ जैसे जो लोग रहे हैं, इनके काल में सेना ने खूब पैसा कमाया और कमा-कमा करके इनके अधिकारी लंदन में, दुबई में जाकर सेटल हुए। हमने एक सेशन किया था आज से लगभग 1 साल पहले, जिसमें बताया था कि कैसे दुनिया के तमाम अपराधी हों या पाकिस्तान से भागे हुए तमाम अधिकारी हों या फिर राजनेता हों, उन्होंने दुबई में अपने सारे ठिकाने बनाए हुए हैं। इस पर हमने एक डिटेल जानकारी दी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे और वहां से एक इनसे प्रश्न पूछा गया था। एक पत्रकार ने जब इनसे इंटरव्यू लिया तो उनसे पूछा गया था कि आपके यहाँ पर मुखिया कौन है? आप आज शहबाज शरीफ की सरकार में हैं, आपके यहाँ पर असल मुखिया कौन है? तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ हाइब्रिड मॉडल चलता है। बोले अगर सेना का जो अध्यक्ष है वो और रक्षा मंत्री, इन दोनों के विचारों में अगर किसी प्रकार से मत भिन्नता हो तो ज्यादा पावरफुल कौन माना जाएगा? तो इन्होंने कहा कि हम डिसएग्री करने के लिए भी तो एग्री करते हैं। लेकिन जब इनसे बार-बार जोर देके पूछा गया तो इन्होंने कहा हमारे देश में हाइब्रिड मॉडल चलता है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि सत्ता में सेना, जैसे हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय डिसाइड करता है कि सेना में कौन-कौन, कहाँ-कहाँ होगा। राष्ट्रपति के अधीन तीनों सेनाओं के मुखिया काम करते हैं। तीनों का सेनाओं का कमांडर इन चीफ हमारा राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान में खुद सरकार ये एक्सेप्ट करती है कि वहाँ सेना और सरकार दोनों मिलकर चलती हैं। दोनों की पावर में सेना ज़्यादा पावरफुल रहती है क्योंकि इन्हें पद की सर्टेनिटी होती है। जहाँ तक बात हो सेना के मुखिया की, जिस पर आसिफ मुनीर तैयार हैं, उनकी पद की सुनिश्चितता है कि वो 3 साल तक पद पर रह सकते हैं। यानी कि इस पद पर बना हुआ व्यक्ति 3 साल तक पद पर रह सकता है। लेकिन 3 साल के लिए पद पर आया हुआ व्यक्ति कई बार लंबा समय भी खींच गया। जैसे जनरल मोहम्मद जियाउल हक 12 साल और 169 दिन तक अपने पद पर बने रहे। क्योंकि सेना के पास जब सेना अध्यक्ष होता है तो वो इनके यहाँ पर तानाशाह की भूमिका में चला जाता है। वो सरकार के बराबर पावर रखते हुए सरकार को ही गिराना शुरू कर देता है और यही कारण है कि यहाँ पर 33 साल तक तो सेना का ही शासन रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक पाकिस्तान में 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाया है। जहां तक बात हो आसिफ मुनीर की, तो आसिफ मुनीर जो है वो 2 साल 342 दिन से तो ऑलरेडी इस समय पावर में है। अकॉर्डिंग टू दिस ये 3 साल का पूरा होते ही पद से इस्तीफित हो जाने चाहिए थे। लेकिन इनके पद के कार्यकाल को 2027 तक के लिए ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है, जब इन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। पाकिस्तान में इमरान खान के समय पर एक आर्मी चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था बाजवा, जिससे ये बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे थे क्योंकि इन्हें लगता था कि इमरान खान के साथ धोखा बाजवा ने ही किया है, जिसके चलते इमरान खान जेल चले गए। यानी इनकी सरकारों में हमेशा सेना अध्यक्ष ने अगर चाह लिया तो सरकार को गिराया जा सकता है। जैसे परवेज मुशर्रफ ने चाह लिया था तो नवाज शरीफ को देश से बाहर भगा दिया था। अगर आसिम मुनीर आज चाह ले तो शहबाज शरीफ को भगा सकते हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को बिल्कुल पकड़ा हुआ है और यही कारण है कि अमेरिका में जब ट्रंप मिलते हैं तो शहबाज शरीफ से पहले आसिम मुनीर से मिलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना ज्यादा पावरफुल है। सेना इलेक्टेड पॉलिटिशियन से ज्यादा पावर रखती है। ऐसे में अब उन्हें और ज्यादा पावर देकर के शहबाज शरीफ खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात हो बाजवा की, तो इमरान खान ने उन्हें खुश करने के लिए तमाम वो प्रयास किए थे। जैसे बैटन ऑफ कमांड तक से उन्हें सम्मानित किया गया था। आसिम मुनीर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि शहबाज शरीफ यदि किसी भी प्रकार से अगर गलती किए तो मैं उन्हें बाईपास कर दूंगा। इसके लिए शहबाज शरीफ इन्हें हर जगह साथ लेकर आगे इन्हें दिखाते हैं। आपने कई बार देखा होगा अंतरराष्ट्रीय मंच पर, अब आपको आसिम मुनीर ज्यादा दिखाई देते हैं। शहबाज शरीफ केवल एक डमी कैंडिडेट के रूप में चलते हुए दिखते हैं और वो इन्हें खुश करने के लिए कुछ और करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं?
कार्यकाल ऑलरेडी इनका बढ़ाया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया जा चुका है। दोनों की दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके सामने इस तरह खड़े हैं कि भाई तुम्हारे चलते हम लोग शासन कर रहे हैं। बाकायदा इस तरह से इन्हें एक फर्जी तस्वीर देकर के सम्मानित किया जा रहा है। ताजा घटनाक्रम यह है कि इन्हें संविधान संशोधन करके और ज्यादा पावर देने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब एक तरह से वो काम किया जा रहा है कि आसिम मुनीर तुम खुद से हमें मत हटा देना, हम तुम्हारे पास और पावर दे रहे हैं। अब ऐसी क्या पावर दे दोगे? तो असल में इनके संविधान में एक 27वां संशोधन प्रस्तावित है, जिसके बारे में फिलहाल मीडिया में तगड़ी खबर है कि इस हफ्ते इनके संविधान में 27वां संशोधन हो सकता है, जिसके तहत सेना के पास और ज्यादा पावर आ जाएंगी। कैसी पावर आ जाएंगी? असल में इनके देश में भी राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होता है सेनाओं का। तो ऐसे में हो सकता है कि आसिम मुनीर को सेना की जो ताकत राष्ट्रपति के पास है वो फील्ड मार्शल को दे दी जाए। यानी कि राष्ट्रपति से पहले ही फील्ड मार्शल को पावरफुल कर दिया जाए, राष्ट्रपति से सेना वाली पावर छीन ली जाए, बजट अलोकेशन बढ़ा दिया जाए, कार्यकाल को अनंत काल के लिए कर दिया जाए। कहा जाए कि अगर आप एक बार फील्ड मार्शल बन गए तो बना हुआ फील्ड मार्शल अपनी सर्विसेज का लाभ पूरी जिंदगी ले सकता है। यही कारण है कि इनके यहां पर 27वां संशोधन प्रस्तावित है। आर्टिकल नंबर 243 में उसे प्रस्तावित किया जा रहा है। फिलहाल तमाम मीडिया कवरेज में इसी बात पर जिक्र हो रहा है। इसके साथ साथ एक और चर्चा चल रही है और वो ये कि ये 243 में संशोधन करके ना केवल सेना की ताकत बढ़ाएंगे बल्कि कोर्ट्स की ताकत को कम करेंगे। जजों के ट्रांसफर केंद्र सरकार कर सकेगी। हमारे देश में जजेस के जो ट्रांसफर हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पैनल्स हैं वो करते हैं। सरकार उसको फैसिलिटेट करती है लेकिन डिसाइड वो लोग करते हैं। इनके यहां पर जजेस के ट्रांसफर्स भी केंद्र सरकार कर सकेगी। इस तरह का संविधान संशोधन की चर्चा चल रही है। फिलहाल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे पब्लिक में किया, बताया कि साहब हमारे पास आई थी शहबाज शरीफ की पार्टी ये समर्थन मांगने के लिए कि दो तिहाई सीट हमें चाहिए समर्थन में, तो तुम हमें सपोर्ट करो। इनकी कहने के बाद से ये न्यूज पब्लिक में आई। 27वां संविधान संशोधन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सरकार को जो सीनेट में सीट चाहिए वो 64 वोट चाहिए, यानी कि 64 वोट उनके पास अगर होंगे 96 सीट की जो सीनेट है तभी जाकर के इनका बिल पास हो सकता है, जिससे सेना के प्रमुख को संविधान में जगह मिल पाएगी और ये रिटायरमेंट के बाद भी फील्ड मार्शल होने के कारण अपने पद को एंजॉय कर पाएंगे। जहां तक बात हो कोर्ट की, तो कोर्ट के नाम पर एक नया संवैधानिक कोर्ट बनाया जाएगा और कोर्ट के अंदर जो जजेस के ट्रांसफर हैं वो आसानी से किए जा सकेंगे। ये काम सरकार प्रस्तावित कर रही है 243 नंबर आर्टिकल में पाकिस्तान के अंदर संशोधन करके। साथ ही साथ जो केंद्र और राज्य का कुल बजट है उसमें फिलहाल 57% प्रांत के पास यानी राज्यों के पास जाता है, उसे भी कम करने के बारे में विचार किया जा रहा है सो दैट सेना के बजट को बढ़ाया जा सके। शिक्षा और प्रशासन की जहां तक बात हो तो पूरे देश में एक जैसा सिलेबस करने की बात की जा रही है और जिला स्तर पर अधिकार बढ़ाने की बात की जा रही है सो दैट स्टेट के पास पावर कम हो जाए। ये प्रयास किए जा रहे हैं स्टेट को कमजोर करने के, सेना को ताकतवर करने के, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पावर को बढ़ाने के। इस बिल के बारे में कहा जा रहा है कि सीनेट में ये इस हफ्ते पेश हो सकता है। 96 सीट का जो इनका सीनेट है उसमें 64 मत जिस भी पार्टी के साथ होंगे वो इस बिल को पास करा लिया जाएगा। फिलहाल के लिए समर्थन में जो सदस्य हैं वो 64 सीटों तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की जो पीटीआई है, इमरान खान की जो पार्टी है, वो खिलाफ में वोट देगी, जिसके चलते 2/3 मत प्राप्त होते नहीं दिख रहे हैं। देखना होगा कि ये दोनों की जुगलबंदी कैसे इमरान खान को काउंटर कर पाती है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी इस बिल के विरोध में है और वो खुलेआम इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि कुल मिलाकर के देश को और ज्यादा तानाशाही की तरफ ले जाने का, सेना शासन की तरफ ले जाने का, कोर्ट को पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पीटीआई निरंतर विरोध करती रहेगी। कुल जमा अर्थ यह है कि इन्होंने जैसे ताजा-ताजा इज़राइल से $10,000 मांगे कि गाजा में सेना भेजने की हम आपसे प्रति सैनिक इतनी कीमत वसूलेंगे। हो सकता है कि पैसा मांगने की अद्भुत कला के चलते पाकिस्तान सरकार इन्हें अपनी तरफ से सम्मानित करने का प्रयास कर रही हो। खैर, जो भी है फिलहाल के लिए ये भारत के लिए एक बड़ा विषय है कि अगर ऐसा होता है, सेना की पावर बढ़ती है, तो भारत के लिए भी एक नया चैलेंज बढ़ेगा। सिक्योरिटी को लेकर चैलेंज बढ़ेगा क्योंकि सेना अब ज्यादा बड़ी डिसीजन पावर मेकर होगी। डिप्लोमेटिक रूप से अगर बात करें तो सेना से अब डायरेक्ट संवाद होने से पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की, वो भारत के लिए नया चैलेंज बन जाएगी, क्योंकि सेना तानाशाह की तरह बिहेव करने लगेगी। और तो और, अगर सेना ज्यादा सख्ती रखेगी तो पाकिस्तान में आई अनिश्चितता भारत के अंदर बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज को बढ़ावा दे सकती है और अगर बहुत ज्यादा तानाशाही बढ़ती है तो भारत के खिलाफ युद्ध का या भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार का जो पाकिस्तान का सपना है वो सेना पूरा करने का भरसक प्रयास कर सकती है सो दैट उसे बजट मिल सके। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। पाकिस्तान अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर सकता है, भारत अपनी तरफ से इनका हमेशा डिटेरेंस करता रहेगा। बाकी आप लोगों को इनकी फिलहाल नीति पर क्या प्रतीत होता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या भारत की सेना
भारत के फिलहाल सत्ता के जिस तरह से नज़दीक है, भारत की सत्ता जिस तरह से सेना को कंट्रोल रखती है, क्या आपको वो तरीका ज़्यादा सही लगता है? या फिर पाकिस्तान में जिस तरह से सेना डिसीज़न मेकर बनने की तरफ बढ़ रही है, वो तरीका ज़्यादा सही लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को सभी साथियों से अवश्य साझा करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।